हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके और जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज कवर करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। और ये सारे एमसीक्यूज किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके आगामी एग्जाम फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य काल का स्वर्णिम काल कहा जाता है? ठीक है, तो दोस्तों शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य काल का स्वर्णिम काल कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब दोस्तों, अगर हम अदर ऑप्शनों की बात करें तो जो अकबर का शासनकाल था इसे हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल कहा जाता था। ठीक है, हिंदी साहित्य, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल किस मुगल शासक के शासनकाल को कहा जाता है। ठीक है, तो अकबर के शासनकाल को कहा जाता था हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल। ठीक है, और अगर हम जहांगीर के शासनकाल की बात करें तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकारिता, ठीक है, चित्रकारिता का स्वर्णिम काल कहा जाता था। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार राज्य दिए हुए हैं। इनमें से दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और वह 8 राज्य कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड और छत्तीसगढ़। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? ठीक है, तो तीन ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, आपको बताना है इनमें से कौन सुमेलित है। ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो कर्नाटक में है। ठीक है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान पंजाब, तो दोस्तों ये सरासर गलत है। ठीक है, जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है ये है उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, तो ये हमारा गलत है। ठीक है, और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, तो ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ए और सी दोनों क्या है? सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? ठीक है, तो दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी को। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखना है कि क्या पूछा गया आपसे क्वेश्चन में कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी को। ठीक है, अगर क्वेश्चन में यहाँ पे भारत ना दिया हो, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, तो तब हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना, सिर्फ दक्षिण गंगा पूछा जाए तो गोदावरी, और दक्षिण भारत की गंगा पूछा जाए तो तब राइट आंसर हो जाएगा कावेरी। तो आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किसके द्वारा संपादित किया गया था? ठीक है, तो दोस्तों जो इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र था इसको संपादित किया गया था मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, और इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था 1919 में। ठीक है, और कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था इलाहाबाद से। ठीक है, कहाँ से? इलाहाबाद से। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, संपादक कौन थे? मोतीलाल नेहरू। प्रकाशन कब हुआ? 1919 में। और कहाँ से हुआ था? तो इलाहाबाद से हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 54 का संबंध किससे है? ठीक है, तो दोस्तों जो अनुच्छेद 54 है उसका संबंध है राष्ट्रपति के निर्वाचन से। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, अब अगर हम अदर ऑप्शनों की बात करें तो उपराष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 56। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि अनुच्छेद 56 का संबंध है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित है अनुच्छेद 56। ठीक है, और अगर हम उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से बात करें तो अनुच्छेद 66 है जो इसका संबंध है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से। ठीक है, और राष्ट्रपति की शपथ से संबंध है अनुच्छेद 60 का। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? ठीक है, तो दोस्तों जो सिजदा और पैबोस नामक प्रथा की शुरुआत की गई थी
वो बलबन के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, इसकी शुरुआत तो बलबन के द्वारा की गई थी, लेकिन सिजदा और पैबोस प्रथा को समाप्त किया था शाहजहां ने। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, शुरुआत किसने की? बलबन ने, और समाप्त किसने किया? शाहजहां ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ठीक है, तो दोस्तों 1986 में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था ये अनुच्छेद 253 के तहत किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत पारित किया गया था? तो अनुच्छेद 253 के तहत पारित किया गया था। और कब किया गया था? तो 1986 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? ठीक है, तो दोस्तों सर्वप्रथम प्रत्यक्ष जो चुनाव हुए थे उनका प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और जो अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति की शुरुआत हुई थी भारत में वो हुई थी 1892 में। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति पूछी जाए तो 1892 में, और प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान पूछा जाए तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? ठीक है, तो दोस्तों जो कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ था 1905 में। ठीक है, तो इसमें स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और जो बनारस अधिवेशन हुआ था 1905 में, इसकी अध्यक्षता की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब अगर हम अदर ऑप्शनों की बात करें तो जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था 1906 में, इसकी अध्यक्षता की गई थी बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। ठीक है, और सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, तो इसकी अध्यक्षता की गई थी रास बिहारी बोस के द्वारा। ठीक है, और जो मद्रास अधिवेशन हुआ था 1908 में, इसकी अध्यक्षता की गई थी दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठीक है, तो दोस्तों अर्नाल्ड टायम्बी ने पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? ठीक है, तो दोस्तों खेल का जो मैदान मिला है वो मिला है धोलावीरा से। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, और धोलावीरा कहाँ है? तो धोलावीरा है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में कच्छ के रण में है धोलावीरा। ठीक है, और जो धोलावीरा है ये लूनी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, लूनी नदी। अब ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि धोलावीरा किस नदी के तट पर है? तो ये लूनी नदी के तट पर है। ठीक है, और कहाँ है? तो ये गुजरात में। ठीक है, अब देखिए हम अदर ऑप्शनों की बात करें तो जो रोपड़ है हमारा पंजाब में। ठीक है, कहाँ है? पंजाब में। ठीक है, और ये किस नदी के तट पर है? तो ये है सतलज नदी के तट पर, सतलज। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर हम राखीगढ़ी की बात करें तो राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, कहाँ है? हरियाणा में, और ये है घग्गर नदी के, ठीक है, ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है राखीगढ़ी। ठीक है, और अगर हम कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में, और ये भी घग्गर नदी के तट पर स्थित है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये स्थल कहाँ है और किस नदी के तट पे है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? ठीक है, तो दोस्तों जो वेलेजली की सहायक संधि थी इसको सबसे पहले स्वीकार किया था हैदराबाद ने। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और हैदराबाद ने इस संधि को स्वीकार किया था 1798 ईस्वी में। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य था मैसूर, और मैसूर ने इसको कब स्वीकार किया था? 1799 में। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखना। सबसे पहले हैदराबाद ने किया था स्वीकार 1798 में, और उसके बाद मैसूर ने 1799 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो दोस्तों सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना
1905 में की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा की गई थी 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। ठीक है, अब दोस्तों ये स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा की गई थी कहाँ? बम्बई में। ठीक है, उस समय बम्बई, ठीक है, तो बम्बई में की गई थी। ठीक है, और जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये महात्मा गांधी जी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन की। ठीक है, जो असहयोग आंदोलन हुआ था दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब से हुई थी? 1 अगस्त 1920 से। और इस आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किया था मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पॉल ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रक अधिनियम कब पारित किया गया? ठीक है, तो दोस्तों जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था 1974 में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और अगर वाई पूछा जाए तो वाई किया गया था 1981 में। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। अगर वाई पूछा जाए, जल ना हो, यहाँ पे वाई हो कि वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रक अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1981 में। ठीक है, दोनों आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। ठीक है, तो 1963 में इसकी स्थापना हुई थी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, तो जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है ये 1964 में, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1965। ठीक है, तो जो भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1965 है ये क्या है? सरासर गलत है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा गलत है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, वो है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिहार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, तो दोस्तों जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश था इसकी राजधानी थी कन्नौज। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर हम अदर ऑप्शनों की बात करते हैं तो जो खजुराहो है ये किसकी राजधानी थी? ये चंदेल राजाओं की। ठीक है, ठीक है, चंदेलों की राजधानी थी कहाँ? खजुराहो। ठीक है, और अगर हम अनिलवाड़ा की बात करें तो ये राजधानी थी सोलंकी वंश की। ठीक है, सोलंकी जो राजवंश था इनकी राजधानी थी। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखना। प्रतिहार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी। खजुराहो किसकी राजधानी थी? चंदेल राजवंश की। ठीक है, और अनिलवाड़ा किसकी थी? तो ये थी सोलंकी राजवंश की। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था? ठीक है, तो दोस्तों जो मनसबदारी व्यवस्था थी इसकी शुरुआत की गई थी अकबर के द्वारा। ठीक है, और इसमें जो 2 अस्बा और सिंह अस्बा था इसका प्रचलन किया गया था किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और ये कब किया गया था जहांगीर के द्वारा? तो 1615 में। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा और सिंह अस्पा का प्रचलन किया था जहांगीर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, मुगल काल में मुहतविस कौन था? ठीक है, मुहतविस। ठीक है, तो दोस्तों मुगल काल में क्या होता था कि जो लोक आचरण अधिकारी होता था, ठीक है, लोक आचरण अधिकारी, उसको कहा जाता था मुहतविस। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, अब अगर हम अन्य ऑप्शनों की बात करें तो मुगल काल में जो सेना का अधिकारी होता था उसे कहा जाता था मीर बख्शी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि मुगल काल में सेना के अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो मीर बख्शी कहा जाता था। ठीक है, और जो गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था उसे मुगल काल में कहा जाता था वाक्या। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और जो तोपखाने का प्रमुख होता था उसे मुगल काल में कहा जाता था मीर आतिश। क्या कहा जाता था? मीर आतिश। तो ये आपको बिल्कुल याद रखने हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे इंडियन जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। ठीक है, थैंक यू।